हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार 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 जिनका। तो स्वागत है बच्चों आप सबका ट्वेल्थ क्लास के अपने माइंड में लेक्चर्स में, जिसका सबसे पहला अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। टॉपिक बहुत आसान है, बस आपको स्क्रीन पर फोकस करना है। आपको ये इसी फॉर्मेट में मिलने वाला लेक्चर है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आइए, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं बस इलेक्ट्रिक चार्ज। बस समझते हैं चार्ज मेरे पास क्या है। चार्ज मेरे पास किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न मेरे पास कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वो एक स्पेशल तरह के क्षेत्र होते हैं जो कि आवेश पर मेरे पास क्या है, बल लगा सकते हैं। करेक्ट। अब आवेश मेरे पास क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, इसकी यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। ठीक है। आवेश हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं दो तरह के। यहाँ पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, जिसमें एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश जो है वो आपका उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? वो आपका उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। क्या मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण मेरे पास कहते हैं धनात्मक आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से मेरे पास क्या आता है, आपका धनात्मक आवेश। हो गया। धनात्मक आवेश मेरे पास में होता है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, और ऋणात्मक मेरे पास आता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। अब आवेश के कुछ खास हमारे पास गुण होते हैं जिस पर फोकस करना पड़ेगा। आवेश के कुछ खास गुण, इसमें एक मेरे पास क्या होता है, किसी भी विलगित निकाय, मेरे समझते हो? विलगित का मतलब एक अकेला सिस्टम, कि कोई अकेला वस्तु मेरे पास है जिसका आसपास कोई भी नहीं है। अगर आसपास कोई है तो इसका आपस में किसी से इंटरेक्शन नहीं, तो जब तक ये किसी और से इंटरेक्शन, किसी और से बातचीत नहीं करेगा, इसके अंदर रखा हुआ कुल आवेश हमेशा कांस्टेंट मेरे पास रहेगा, ये इसका मतलब। ठीक है, तो कुल आवेश हमेशा विलगित निकाय का हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरा, आवेश मेरे पास क्या होता है, हमेशा रहता है क्वांटीकृत। क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर जब भी कोई आवेश आपका आता है वो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से ही उत्पन्न होता है। तो जब कभी किसी वस्तु पर कोई भी आवेश उत्पन्न होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणांक होता है। मतलब कि यहाँ पे जो मेरे पास n है, उस n का मान हमेशा पूर्ण क्रमांक में होगा, या तो n एक दो तीन ऐसे पूर्ण अंक में होगा, कभी भी आधा, तीन चौथाई इस प्रकार से नंबर से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, बात करें आगे। आवेश मेरे पास जो है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि वस्तु का वेग चाहे जो हो, चाहे वस्तु कितना भी तेज चले, कितना भी धीमा चले, उससे उसके वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु का वेग मेरे पास हमेशा नियत रहता है। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको ये दिखाता है कि दो आवेशों के बीच में जो बल होता है वो किस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो मानो मेरे पास के दो आवेश है Q1 और Q2, जिनके मध्य में से दूरी कितना मेरे पास R है, तो उनके बीच में जो बल होगा वो देते हैं हम लोग इस फॉर्मूला से। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे के का वैल्यू कितना पास होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देख पा रहे हैं पास। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मेरे पास नियतांक होता है। आई होप सबको पता होगा कि के हम लोग लिखते हैं, इसका वैल्यू हमने कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ये वैल्यू होता है पास 9 × 10⁹ और जिसका यूनिट है, यूनिट आप लोग इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो, जो मेरे पास कितना है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये होता है मेरे पास के का वैल्यू। ठीक है, चलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। हाँ, अब कहानी यह है कि अगर इनके बीच में कोई माध्यम, मतलब यहाँ पे कोई माध्यम डाल दिया जाए हवा के अलावा, ठीक है, हवा या वैक्यूम के अलावा कोई माध्यम इनके बीच में डाल दिया जाए, तो ये जो बल है वो थोड़ा बदल जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका बल है माध्यम की उपस्थिति में ये बन जाता है F0/ER। F0 क्या है, आपका सामान्य अवस्था में बल, उसके बटे में ER का भाग होता है। तो ER क्या चीज होता है, ER मेरे पास क्या होता है, जो आपका ER हम लोग होते हैं, ER लिखने लिखा हुआ है, ER जो मेरे पास होता है, ये होता है मेरे पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझिएगा, E0 क्या है, आपके निर्वात की हवा की विद्युतशीलता होता है। ये मेरे पास माध्यम की विद्युतशीलता होता है, और जो ER होता है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर हम लोग उसको माध्यम का परावैद्युतांक भी इसको कहा कहते हैं। ठीक है, चलेगा, ये बात थोड़ी याद रखिएगा। अब जो ये विद्युतशीलता होता है, दिखाता है कि जो माध्यम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रोकता है। ठीक है, ये सब ये रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता होगा माध्यम में, कणों के मध्य बल उतना ही मेरे पास कम हो जाता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब जब तक कूलम का नियम है, इसी का सदिश प्रारूप मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, इसी का सदिश प्रारूप यहाँ लिखा हुआ है, ये इस तरफ देखिए रहा, ये आपका सदिश प्रारूप है इसी बल का। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, तो फॉर्मूला में मेरे पास क्या, बटे में यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे बटे में आर क्यूब होता है, और मेरे पास लिखा होता है आर वेक्टर। तो F12 वेक्टर मतलब कि 1/2 के कारण बल
K Q1 Q2/R² इंटू आपका R12 वेक्टर। तो जो यहाँ पे 12 है वही 12 यहाँ पर होगा, ठीक है। सेम तरह से मेरे पास क्या है, अगर F21 की बात करूंगा तो यहाँ पे भी R21 बनेगा, बाकी बचेगा वही फॉर्मूला K Q1 Q2/R3। याद रखिएगा ये सदिश प्रारूप है, यहाँ पे से पावर 3 होता है, यहाँ पावर 2 होता है, दोनों सेम नहीं होते, तो इनमें थोड़ा फर्क होता है, ये इसी फॉर्मूला का सदिश रूप होता है, ठीक है। ठीक सर, चलेगा। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास जो दिए गए आवेश हैं वो समान प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य जो बल होता है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है, और अगर दिए गए आवेश आपको विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य में आपका जो बल होता है वो आकर्षण का होता है, ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं कि मान लो अगर किसी आवेश को दो टुकड़ों में तोड़ा जाए और उनको कुछ दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। तो उनके मध्य बल आपका अधिकतम तब होता है जब दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है और कुल आवेश का कितना आधा होता है। ये बात हमने आपको बेसिक तक सिखाया हुआ है, ठीक है। चलेगा, बात करते हैं। एक आवेशित वस्तु उदासीन चालक वस्तु को आकर्षित कर सकता है, क्या कहते हैं समझिएगा। इसमें होता कुछ ऐसा है कि मान लो अगर किसी वस्तु पर कोई आवेश मेरे पास है, ठीक है, इस पर आपने कुछ आवेश दे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने इसको प्लस दे रखा है, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस आपका इसका आवेश एक समान रूप से बटा हुआ, ठीक है। अब जैसे आप लोग इसके नजदीक में किसी उदासीन वस्तु को लेकर आते हैं, मान लो ये उदासीन वस्तु है, उदासीन मतलब कि उसके पास कुल आवेश कितना है, 0 है। तो होता क्या है, अब अगर ये वस्तु चालक है, अगर ये दिया गया वस्तु आपके पास चालक है, तो होता क्या है, ये जो आपका धनात्मक आवेश है इस वस्तु का, इस पे उपस्थित ऋणात्मक आवेश मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर करता है आकर्षित। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ होते हैं आकर्षित यहाँ पास में, और धनात्मक आपका हो जाता है दूर प्रतिकर्षित। यस, तो कुल मिला के इस पर कुल आवेश तो अभी भी 0 है, इस पर कुल आवेश तो आपका अभी भी 0 ही रहेगा। लेकिन अगर ध्यान दोगे मेरे पास ये माइनस वाला आवेश इस प्लस से कम दूरी पर है, कम दूरी पर होगा तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। मतलब कि ये जो सिस्टम है इसमें दो तरह के फोर्स जनरेट होंगे, माइनस पे होगा अट्रैक्शन टाइप का, प्लस पे होगा रिपल्शन टाइप का। अब क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि माइनस वाला आवेश ज्यादा नजदीक है, माइनस वाला आवेश नजदीक है तो F1 का फोर्स बड़ा होगा F2 की तुलना में। तो आपका कुल मिला के जो फोर्स है वो इस दिशा में जनरेट होता है, मतलब आकर्षण का। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक उदासीन वस्तु हमेशा, है ना, आपका एक उदासीन वस्तु हमेशा एक चालक वस्तु की ओर आकर्षित ही होगा, कभी वो प्रतिकर्षित नहीं हो सकता। सर मान लो कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो भाई तब भी सेम कहानी, अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी मेरे पास इस सिस्टम पे यहाँ प्लस 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 उत्पन्न होता, यहाँ माइनस 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 उत्पन्न होता, तब भी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता, रिपल्शन वीक होता, कुल मिला के फोर्स तब भी मेरे पास अट्रैक्शन का ही आता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। चलेगा, अब मेरे पास क्या है, ये पेंडुलम टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। चैप्टर पर समझो तो बच्चों सामने समझना कि चैप्टर थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं बनते, और टिपिकल बनता है तो मतलब वो सभी के लिए टिपिकल होगा, ठीक है। बात समझता है। पेंडुलर टाइप का स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, मेरे पास एक रस्सी ये है, इस पे एक वस्तु को बांध दिया, दूसरा रस्सी ये है, इस पर दूसरे वस्तु को बांध दिया, दोनों को हमने कुछ कुछ आवेश दे दिया है। अब समान प्रकृति का आवेश होने जिससे क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब कि पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश को करेगा प्रतिकर्षित इस दिशा में, सेम तरह से दूसरा वाला आवेश पहले वाले को करेगा प्रतिकर्षण इस दिशा में। तो प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है, थोड़ा दूर चले जाते हैं। अब दूर चले जाएंगे मतलब कि इनका ऊर्ध्वाधर से कुछ ना कुछ कोण अल्फा और बीटा मेरे पास आएगा, और इन सब का अपना अपना mg फोर्स, ग्रेविटी फोर्स का लगता है नीचे की ओर लगता है। अब इन्हीं से जुड़े कुछ छोटे मोटे सवाल हमारे पास एग्जाम में पूछ सकता है। सवाल नंबर 1 कि इन दो कोण में से, इन दोनों कोणों में से कौन सा कोण बना हुआ, ठीक है। बात समझ सकते हैं, अगर दोनों वस्तु का द्रव्यमान समान है, आवेश की बात नहीं कर रहा हूँ, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, आवेश समान हो या अलग हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों, क्योंकि आवेश अलग होने पर भी इनके मध्य में आने वाला बल सेम ही आएगा, तो Fc हमेशा ही सेम रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है mg से। तो अगर दोनों द्रव्यमान मेरे पास समान है, ठीक है, तो दोनों को समान बल से नीचे खींचा जा रहा है। जब दोनों को समान बल से नीचे खींचते हैं तो दोनों का ऊर्ध्वाधर के साथ बनने वाला जो कोण होता है वो सेम टू सेम आता है, ठीक। लेकिन अगर मेरे पास m1 बड़ा होगा, मतलब कि इस पे ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा नीचे झुक जाएगा। जब ज्यादा नीचे झुकेगा तो अल्फा कोण आपका छोटा हो जाता है, तो अल्फा छोटा बीटा बड़ा। इसका उल्टा कर दें, अगर M2 बड़ा हो M1 के तुलना में तो M2 आपका ज्यादा नीचे की ओर रहेगा, मतलब बीटा कोण आपका छोटा रहेगा, ठीक है। चलेगा, हाँ सर। स्पेशल केस की अगर
ग्रेविटी कर दी जाए जीरो कि मेरे पास mg बल हो ही खत्म गया। अगर mg बल खत्म हो जाएंगे, mg बल ये खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो प्रतिकर्षण बल है सिर्फ यही एक बल होगा जो इनको दूर लेके जाएगा, कुछ इस तरह से दूर लेके जाएगा। तो ये पहुंच जाएंगे ऐसी अवस्था में जहां पे इनके मध्य में जो कोण है वो कितना 180 डिग्री मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये इनका बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, और इस अवस्था में जो आपका एफ सी होता है वो न्यूनतम आता है। तो क्यों? क्योंकि इनके मध्य में दूरी आपकी सबसे ज्यादा होती है। तो भैया लिखना चाहो तो इस अवस्था में मेरे पास क्या है, जो बल आता है आपका कूलम्ब का बल जो होता है वो सबसे ही कम आपको लिखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, और उसके अलावा अगर मान लो हम बात करें इस केस की, जनरली अपने एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछता है कि दोनों के द्रव्यमान सेम रहता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, दोनों कोण मेरे पास सेम चलेंगे। अब अगर दोनों कोण सेम होंगे तो टेन थीटा का मान मेरे पास क्या होता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वही आपका कूलम्ब का नियम है ना, कूलम्ब का फोर्स एफ ई बटा एम जी होता है। इससे हम लोग इसके बारे में सोल्व कर सकते हैं। और कभी नीट 2016 में एक टफ क्वेश्चन वहां पे आया था, तो उसमें पूछा गया था कि मेरे पास जो इनके मध्य का दूरी आर की पावर 3 होता है, सॉरी बच्चों, ठीक है, इनके मध्य की जो दूरी हमारे पास आर होता है और इनके ये जो ऊंचाई होती है बीच वाली वाई, ये आपस में कुछ इस तरह से रिलेट करता है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, क्योंकि इसको एग्जाम में गिवन टाइम के अंदर सोल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल टास्क हमारे लिए रहता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ये बताता है कि अगर मेरे पास निकाय में दो या दो से अधिक आवेश होते हैं तब हम कुल बल कैसे निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है, क्या बोलता है कि मान मेरे पास क्या है, दो आवेश है। क्या मान मेरे पास क्या है, सब दो आवेश है। कि मान मेरे पास एक आवेश ये हो गया, दूसरा आवेश ये हो गया। अब इनके बीच में मेरे पास जो भी बल रहेगा, मान लो Q1 है, Q2 है, मान लो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, F से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इनके मध्य जो भी बल है ना वो किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। मतलब Q3 हो या ना हो, Q3 हो या ना हो, इनके मध्य में ये जो बल है आपका अनचेंज रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक सर, अगला काम का अपन क्या बोलते हैं कि मान लो अब ऐसे सिस्टम में मुझे किसी एक आवेश पे कुल बल निकालने का है। तो आपको बस करना क्या है कि पहले आवेश ने तो एक बल दिखा दिया F, दूसरे आवेश का भी बल अपना आएगा, यस सर, उसका बल मेरे पास मान लो F2 आ गया, ये F1 हो गया। तो जब कभी आपके सिस्टम पर दो या दो से अधिक बल दिख रहे हो तो बस आपको उनका सदिशयोग करना होता है, उनका सदिशयोग करना होता है। अब नीट में क्या होता है, चीजें बड़ी आसान बड़ी सिंपल सी आती है। तो कुछ स्पेशल चीजें जो हमने आपको वेक्टर में सिखाया हुआ है कि अगर मान लो किसी सिस्टम पे दो समान परिमाण के बल हो, वो वाले केस है ना, और असमान परिमाण हो, वो वाले केस है। तो मान लो कि असमान परिमाण के दो सदिश है, परिमाण समान नहीं है, कोण 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के अंडर रूट आता है। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का अंडर, जब वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर इनकी वैल्यू सेम हो जाए तो पी स्क्वायर रूट 2p बन जाता है। मतलब जो समान परिमाण के सदिश अगर आपस में 90 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा रूट 2 गुना आता है। अगर वही कोण उनके बीच का कितना 60 डिग्री हो जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, रिजल्टेंट आपका रूट 3 गुना होता है। सेम तरह से अगर आपको दिया गया सदिश आपका कितना 120 डिग्री कोण पर, तो रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर मेरे पास आ जाता है। ठीक, यहाँ पे एक अगला पार्ट मेरे पास आता है उदासीन बिंदु। अब बच्चों पढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ चीजें मैंने हाथ से नहीं लिख पाया क्योंकि मेरे हाथों में थोड़ा दर्द था। ठीक है, हाथों में दर्द होने की वजह से मैंने इसको थोड़ा टाइप कर दिया, तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ठीक है, उदासीन बिंदु बात करते हैं। उदासीन बिंदु किसे कहते हैं? उदासीन बिंदु उसको कहते हैं जिस पर आपका कुल बल कितना होता है दोस्त, जीरो होता है। अगर मेरे पास किसी बिंदु पे रखे आवेश पे कुल बल जीरो हो या वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पैसा कितना जीरो आता है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब अपने सिलेबस में क्या होता है, काफी छोटे और सिंपल केस मेरे पास आते हैं। पहला केस, अगर दो समान परिमाण के आवेश है, समान परिमाण और समान प्रकृति के, मतलब या तो दोनों ही प्लस होंगे या फिर दोनों ही माइनस होंगे, दोनों का वैल्यू सेम होगा, उनके मध्य में दूरी डी होगा। तो ऐसे सिस्टम को जो आपका नल पॉइंट होता है वो कहाँ मिलता है, मध्य बिंदु हमेशा। ये जो मेरे पास क्या है, मध्य बिंदु। मध्य मतलब, मध्य का मतलब ये है कि ये दूरी डी बटा दो होगा, ये दूरी भी डी बटा दो मेरे पास आएगा। ठीक, ठीक, बात करते हैं सेकंड कि अगर मेरे को दिए गए आवेश समान प्रकृति के, मतलब कि तू प्लस हो तो तुम भी प्लस हो, तुम माइनस हो तो तुम भी माइनस हो, दोनों की प्रकृति समान है लेकिन परिमाण अलग है, Q1 और Q2 है, कोई एक छोटा होगा कोई एक मेरे पास बड़ा होगा। तो जब कभी ऐसे सिस्टम में हम लोग बात करते हैं तो आपका जो नल बिंदु होता है, नल पॉइंट होता है, वो हमेशा
इनके मध्य की जो दूरी डी होता है इसको आवेश के अनुपात के वर्गमूल में तोड़ता है। मतलब जो इनके मध्य की दूरी है r1 और r2 में तोड़ा गया, ये जो अनुपात है इनके साथ वाले ही आवेश q1 q2 के अनुपात में रहेगा, लेकिन रूट के साथ में। ठीक है, तो q1 बटा q2 का अंडर रूट मेरे पास ये आएगा। सेम तरह से अगर मेरे को दिए गए आवेश में एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश, दोनों का परिमाण समान, तो परिमाण समान प्रकृति विपरीत, तो ऐसे सिस्टम के लिए मेरे पास नल पॉइंट पॉसिबल ही नहीं होता, असंभव होता, नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलेगा। ओके सर, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 में मेरे पास क्या है, हमारे पास दिए गया आवेश एक प्लस का q1 है, एक माइनस q2 है, मतलब इनके परिमाण समान नहीं है और प्रकृति क्या है, विपरीत है। परिमाण समान नहीं है लेकिन प्रकृति इनके में दोष क्या है, विपरीत है। ओके सर, मतलब देखो भाई फर्क क्या है, यहाँ पे परिमाण समान थे तो नल पॉइंट नहीं था, लेकिन अब परिमाण अलग है। तो जब कभी ऐसा होता है तो हमेशा छोटे आवेश की तरफ, छोटे आवेश मतलब यहाँ पे छोड़ दे रखा है, तो छोटा आवेश की तरफ आपको नल पॉइंट मिलेगा, छोटे आवेश की तरफ आपको नल पॉइंट मिल जाएगा, जिसकी दूरी हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, डी अंडर रूट छोटा वाला आवेश। याद रखें भैया, Q2 कौन है मेरे पास यहाँ पे, छोटा वाला, छोटा वाला। अब छोटा वाला आवेश जरूरी नहीं कि प्लस माइनस देखना है, छोटा वाला आपको देखना परिमाण के हिसाब से, वो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि मेरे पास आपको +2 लिखा हो, माइनस का 3 लिखा हो, तो छोटा नंबर के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो जो छोटा वाला आवेश है वो रखना ऊपर, तो डी अंडर रूट Q2 बटा रूट Q1 माइनस रूट Q2। ठीक है, इस सुनने से आप लोग उसका नल पॉइंट मतलब कि यहाँ से ये दूरी आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला पार्ट, विद्युत क्षेत्र। हमने कहा कि हमारे पास जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसी को समझने का एक और तरीका होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश इनके आकर्षण, देखिएगा, जहाँ पे आपका कोई अन्य आवेश इनके आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को महसूस कर सकता है। देखो मेरे पास आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे अन्य आवेश इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इसको परिभाषित करते हैं, इसकी जो वैल्यू बताते हैं वो होता है एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल के रूप में। मतलब कि अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मेरे पास है कि कितना बल लगा और कितने आवेश पर लगा। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, चलेगा। ओके सर, बात करें क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का काल्पनिक क्षेत्र है। ठीक है, मतलब ये दिखता नहीं है। अगर जो चीज दिखता नहीं है और फिर डायग्राम में दिखाना, तो मुझे कुछ बल रेखाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो ये बल रेखा है, ये बल रेखाएं इस प्रकार बनाई जाती है कि पहली बात तो ये बल रेखा काल्पनिक है, ऐसा असल में कुछ होता नहीं है। अब काल्पनिक रेखा हम इस प्रकार से बनाते हैं कि किसी भी बिंदु पे खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। फॉर एग्जाम्पल कि मानो मेरे पास क्या कुछ ऐसा मेरे पास क्षेत्र के है ना, ये बल रेखा। अब बल रेखा के किसी भी बिंदु को अगर पकड़ लीजिए, मान लो इस बिंदु की बात करता हूँ, तो यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ पर क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। अगर मान लो बिंदु यहाँ लिया जाए तो यहाँ पे खींचा गया स्पर्श रेखा इस पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या विद्युत बल रेखा को दिखाने का तरीका। ठीक, बात करते हैं अब हमारे पास क्या जो विद्युत बल रेखा है उनसे जुड़े कुछ खास पॉइंट हमारे पास होते हैं। विद्युत बल रेखा से जुड़े कुछ खास पॉइंट हमारे पास होते हैं। पहला पॉइंट, आपकी जो बल रेखा है वो धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है, ऋणात्मक आवेश के अंदर जाती है। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास कोई आवेश आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्लस आवेश, तो प्लस आवेश के लिए बल रेखा हमेशा बाहर निकलती हुई ऐसे दिखाते हैं, और वही चीजें माइनस के लिए अंदर आती है। मतलब कि अगर मान लो माइनस होता तो यही क्षेत्र मेरे पास अंदर आ रहा होता ऐसे। तो बल रेखाएं हमेशा प्लस के बाहर और माइनस के लिए अंदर दिखाते हैं। ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है कि मेरे पास क्या है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी बल रेखा घूम फिर के ऐसे पूरा बंद लूप बना दे। समझ लो, बल रेखा कभी भी मेरे पास क्या है, ऐसे घूमते हुए बंद लूप नहीं बना पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या, ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, आगे बात करते हैं। सुनो, आपकी जो बल रेखा है वो कभी भी आपस में नहीं काटती। क्यों? क्योंकि काटेंगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशाएं बन जाती, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये बात सबसे ध्यान रखना। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। बल रेखाओं की जो संख्या है वो परिमाण को समझाती है, इसके आवेश को। मेरे पास क्या होता है, बल रेखाओं की जो संख्या है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। कि मान लो मेरे पास यहाँ पे हमने रखा एक आवेश, इससे सिर्फ दो बल रेखाएं निकाली है, और दूसरा आवेश हमने इससे कितने चार बल रेखाएं निकाली हैं।
तो सिंपल सी बात है कि भाई इसके आवेश के परिमाण में और उसके आवेश के परिमाण में फर्क है। इसमें 2 बल रेखा है, इसमें 4 बल रेखा है, तो इनके हिसाब से इनके आवेशों का जो परिमाण है इनकी बल रेखाओं के संख्याओं के अनुपात में निकाल दो 2/4। ठीक है, चलेगा। सेम तरह से बल रेखा घनत्व, बल रेखा घनत्व मेरे पास क्या आता है, ये आपको दिखाता है कि आपकी बल रेखा जितना पास पास होता है, विद्युत बल रेखा है जितना ज्यादा पास पास होते हैं क्षेत्र की तीव्रता उतना ही मेरे पास अधिक होता है। बल रेखा है पास पास, क्षेत्र आपका उतना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब देखो कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो मानो मेरे पास एक ये है, एक ये है, ओहो इतना, एक ये है और एक ये है। देख पा रहा हूँ सर आपकी जो बल रेखा है ना वो धीरे धीरे दूर जा रही है। तो अगर मैं इनके लिए किसी बिंदु की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, देख पाओगे कि बिंदु ए पर बल रेखा बहुत पास पास है, बी पर थोड़ी दूर दूर है। तो जहां बल रेखा है पास पास है वहां क्षेत्र की ताकत ज्यादा होती है, और जहां बल रेखा दूर दूर होती है वहां क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर हमारे पास होता है। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, आगे बात करते हैं। बल रेखाएं हमेशा चालक सतह के लंबवत बनती है। मतलब कि मानो कि अगर मेरे पास कोई चालक सतह है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ऐसे कोई कंडक्टर है, चालक है, तो जब कभी से कोई बल रेखा निकलेगी वो हमेशा सतह से लंबवत, ऐसे ऑलवेज हमेशा सतह के लंबवत ऐसे बाहर निकलेंगे, याद रखिए। ठीक है, और चालक के अंदर कभी भी कोई बल रेखा नहीं आती, चालक के भीतर नहीं बनती। सब क्या है, बल रेखा के भी अंदर फील्ड हमेशा ही 0 होता है। कुल चालक पदार्थों के अंदर कोई भी क्षेत्र हमेशा ही 0 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी इनको कोई भी आवेश देते हो सारा आवेश हमेशा बाहर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर कभी आवेश नहीं रहता है, सारा आवेश हमेशा बाहर रहता है। तो इसलिए इनके अंदर मेरे पास कहता है फील्ड 0 होता है, और फील्ड 0 होता है मतलब आपको बल रेखा भी 0 बनती है। ठीक है, बात करते हैं आगे, सुनिएगा। और क्या कहते हैं कि सर जब कभी, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट में बात करते हैं। ठीक है, जब कभी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है उसका बल लगता है। सब कैसे पता भाई, हमने अभी पढ़ा सा फॉर्मूला का, कौन सा, ये वाला। इसी फॉर्मूला के हिसाब से बात करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो एफ बनता है वो बनता है कितना, क्यू इंटू ई। तो Q इंटू ई के हिसाब से बात किया जाए कि जब कभी किसी आवेश को क्षेत्र में रखा था तो बल आता है। अब अगर दिया गया आवेश मेरे पास धनात्मक है तो क्षेत्र के साथ में, मतलब कि मान लो अगर ये क्षेत्र की दिशा मेरे पास ई है, तो अगर आपने किसी ऋणात्मक आवेश को रखोगे तो उस पर हमारे पास जो बल आएगा वो क्षेत्र से उल्टा आएगा, और अगर मेरे पास कोई धनात्मक आवेश रखा जाए तो क्षेत्र के साथ में उसके बल आता है। ये बात थोड़ी याद रखनी होगी। ठीक है, तो धनात्मक आवेश पर आपका बल क्षेत्र के साथ, ऋणात्मक क्षेत्र के विपरीत मेरे पास बल आता है। ये बात थोड़ी याद रखनी। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं उन सिस्टम्स के लिए जहां मेरे पास क्या होता है, आवेश किसी सतह पे वितरित होता है ना, किसी सतह पर बिखरा हुआ होता है। अब आवेश का वितरण मेरे पास क्या है, ठोस की आकृति के आधार पर 3 तरह का मेरे पास हो सकता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व। तो इनके आधार पर क्या लैम्बडा मेरे पास होता है m/l। मेरे पास ये आपका आवेश की बात कर रहे हैं तो ये m नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। रुको रुको रुको, ठीक है। लैम्बडा आपका भाई कितना, क्यू बटा लंबाई एल, आवेश क्यू बटा एरिया ए, आवेश क्यू बटे आयतन बी। तो मेरे पास क्या आपका आवेश 3 तरह का वितरण दे सकता है। एक, जब आपका आवेश किसी लंबाई में बटा हुआ हो, किसी सतह में बटा हुआ हो या किसी आयतन पे बटा हुआ हो, तो इसके आधार पर 3 तरह के आवेश घनत्व होते हैं जो हमें याद रखना होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हमें बस डायरेक्टली रखना है फॉर्मूला याद, इनकी डायरेक्शन हमसे कोई नहीं पूछेगा, तो प्लीज जरा फोकस रखेंगे कि अगर आपको दिया गया बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के लिए मेरे पास जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका हम होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। देख पाएंगे कि मेरे पास ई जो है वो समानुपाती है 1 बटा आर स्क्वायर के। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ग्राफ बनता है वो बनता है हाइपरबोला। हमारे पास हाइपरबोला ग्राफ इनका बनता है। तो चाहो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, हाइपरबोला बोलते हैं पास अति परबोले, अति परवलय ग्राफ मेरे पास ये बनता है। ठीक, अगर मेरे पास दिया गया आवेश तो मैं कैसा रेखीय आवेश, मतलब कि ऐसे एक रेखा होगी उस पर आपका आवेश एक समान रूप से बटा हुआ होगा। ये कैसा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगर प्लस है तो दूर जाता हुआ क्षेत्र बनेगा, और अगर माइनस इन पे आवेश होता है तो आपका अट्रैक्शन टाइप का क्षेत्र मेरे पास बन जाता है। ठीक है, उसके साथ बात करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला कि अगर मेरे पास तार से डी दूरी पे कोई बिंदु है जिसका ऊपरी सिरे के साथ बनाया गया कोण अल्फा है, निचले के साथ बनाया गया कोण कितना, बीटा है, तो ऐसे सिस्टम के लिए तार की लंबाई के लंबवत घटक एक्स को बोलते हैं, लंबवत घटक एक्स जो होता है फॉर्मूला हुआ के लैम्बडा अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा।
और तार की लंबाई के ही समांतर आपका ई वाई घटक के लैम्बडा अपॉन डी cos अल्फा माइनस cos बीटा। ठीक है, हालांकि इस पे क्वेश्चन थोड़ा बनने का चांस कम होता है, मेजर क्वेश्चन आता है इस चीज पे, तो इसको रखेंगे फोकस। क्या कहते हैं कि अगर अगर मेरे पास क्या अनंत लंबा तार है, अनंत लंबा अगर मेरे पास तार है, तो अनंत लंबे तार के लिए मेरे पास क्या होता है, जो आपके कोण होते हैं अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों हो जाते हैं बराबर, से कितने ऑलमोस्ट 90 डिग्री को पहुंच जाता है। तो ऐसी अवस्था में मेरे पास फॉर्मूला बनता है, सब फॉर्मूला आपका होता है सिर्फ और सिर्फ तार के लंबत, तार की लंबाई के लंबत ही फॉर्मूला बनता है, ई लंबत। तो कितना आता है 2k लैम्बडा अपॉन डी, 2k लैम्बडा अपॉन डी, यही मेरे पास फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। बात करें अब, अगर मेरे पास क्या है आवेश का वितरण क्या है, ठोस या चालक खोखले गोले का। खोखला क्यों बोल रहा हूँ, खोखला इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा का सारा आवेश हमेशा इसके बाहर रहता है, अंदर कभी कोई आवेश नहीं आएगा। हमने भी बताया कि अगर अंदर आवेश नहीं होता है तो अंदर बल रेखाएं नहीं बनती, क्षेत्र कितना 0 आता है। तो ऐसा सिस्टम के लिए हमेशा ही आपका अंदर फील्ड कितना 0 आता है, और बाहर के लिए फॉर्मूला बिल्कुल बिंदु आवेश जैसा होता है, के क्यू बटा छोटा आर स्क्वायर। वही बात करें किसके सरफेस के लिए, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये सरफेस पे आने वाला कुल विद्युत क्षेत्र मेरे पास बन जाता है। ठीक है, तो ग्राफ भी हमने उसी हिसाब से बना रखा है कि अंदर तो आपका फील्ड 0 है, लेकिन बाहर जो है वो 1/r² के हिसाब से बदल रहा है, मतलब अतिपर वाले ग्राफ होगा बाहर के लिए। ठीक है, चलेगा। यही अगर मेरे पास इसकी जगह पे क्या होता है, ठोस गोला होता है, मेरे पास क्या होता है ठोस गोला होता है यहाँ पे, लेकिन जगह थोड़ा सा वहां पे कम पड़ा था तो मैंने ऊपर डाल दिया। अगर एक समान ठोस चालक गोला होता तो इस बार मेरे पास क्या है, सारा का सारा आवेश आपका पूरे आयतन में समान रूप से बटा होगा, मतलब कि आप जो भी इसको आवेश दोगे, आप इसको जो भी आवेश दोगे वो सारा का सारा एक समान रूप से पूरे के पूरे आयतन में ऐसे बढ़ जाएगा। देख पा रहे हैं क्या? हाँ सर। तो क्या इसी सिस्टम के लिए अगर मुझे बाहर किसी बिंदु पे फील्ड निकालना हो या मुझे अंदर किसी बिंदु पे फील्ड निकालना हो, तो सारे काम इससे किए जा सकते हैं। तो अगर बात करें किसके लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला मेरे पास सेम ही रहता है जो मेरे पास पॉइंट आवेश के लिए था, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस के सारे बिंदुओं मेरे पास क्या सेम रहता है, के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। और जब बात करें अंदर के लिए, ये फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब होता है। डेंसिटी के पदों में यही फॉर्मूला आपका कितना रो आर बाय 3 एप्सिलॉन बन जाता है। ठीक है, अब अगर आप लोग देख पाओगे अंदर वाले ग्राफ में मेरे पास क्या है, जो ई इन है वो स्मॉल आर के समानुपाती है, तो ग्राफ के साथ स्ट्रेट है। देखो मेरे पास अंदर वाले के लिए ई समानुपाती छोटा आर है, और वही बात अगर किया जाए किसके लिए, बाहर के लिए, अगर बाहर वाले पॉइंट की अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो ई है वो 1/r² के हिसाब से बदलेगा, मतलब अति पर बोले तो बाहर वाले बिंदु के लिए ई समानुपाती 1/r² बनता है। ये ग्राफ पे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए, ये फिर उससे बड़े के लिए, ऐसा मेरे पास ग्राफ बनता है। इसके अलावा और भी मेरे पास कुछ केस होते हैं जो याद रखने होते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आवेशित बल है कि मानो मेरे पास एक रिंग है, रिंग में समझते हो, रिंग मतलब ऐसे गोल संरचना है ना, एक तार को मोड़कर बनाया गया वृत्तीय संरचना। आप इसको जो भी आवेश दो, अगर वो इस पे एक समान रूप से ऐसे बटा हुआ है, एक समान रूप से पूरा आवेश बटा हुआ है, तो ऐसे सिस्टम के लिए क्या होता है, सेंटर पे हमेशा फील्ड कितना आता है, 0 आता है। सेंटर फील्ड कितना आता है, 0 आता है। लेकिन अगर इसी सिस्टम के हम लोग किसी अक्ष की बात कर ले, मतलब कि मान लो ये है पास रिंग है, सारा आवेश आपका इसकी परिधि पे एक समान रूप से बटा हुआ है, और ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग क्या है, केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पे किसी बिंदु पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केंद्र से x दूरी पे चाहते हैं निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना 3/2। ठीक है, चलेगा। सेम तरह से पास क्या, आवेशित वृत्तीय चाप, चाप मतलब कि पूरे वृत्त का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और उसके से क्या है, मैं सेंटर पे निकाल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आवेश धनात्मक है तो दूर जाता हुआ फील्ड आएगा, अगर यही आवेश ऋणात्मक होते तो वही फील्ड बस अट्रैक्शन टाइप का होता अंदर। ठीक है, फॉर्मूला कितना, 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा कोण अल्फा होता है और यहाँ पे आपको उसका आधा कोण रखना होता है। ठीक है, चलेगा, डन। आखिर मेरे पास फॉर्मूला समतल सतह के लिए आपका फॉर्मूला, अगर मेरे पास दी गई समतल सतह के साथ कैसी चालक है, तो चालक पे हम लोग जानते हैं कि आवेश आपका समान रूप से बाहरी सतह पे बढ़ जाता है। तो देख पाओगे कि सारा का सारा आवेश हमेशा बाहर वाले सरफेस पे समान रूप से बढ़ गया है। यस सर। और ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अगर समान आपका धनात्मक आवेश है तो फील्ड आपका बाहर जाता हुआ आता है, अगर आवेश ऋणात्मक होगा तो वही फील्ड आपका अंदर आता हुआ ऐसे फील्ड उत्पन्न कर देगा।
और ई का जो फॉर्मूला होता है, अगर चालक सतह है, चालक के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, आपका सतही आवेश घनत्व। तो चालक के लिए सिग्मा बनता है आवेश Q, जो बटा है दो सरफेस पे, तो 2a बनता है इसका एरिया। सेम काम अगर बात करें कुचालक पे, तो सारा का सारा आवेश सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस पे होता है, वो भी अंदर। ठीक है, तो इसके लिए जो सिग्मा होता है आवेश Q और सिर्फ एक सरफेस का एरिया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लो भैया, दोनों फॉर्मूला मेरे पास अलग है। ठीक है, और और मेरे पास क्या, अगर सिग्मा का मान इनके अंदर रख दिया गया तो फॉर्मूला दोनों का सेम बनता है, E बराबर Q अपॉन 2a एप्सिलॉन। E बराबर Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। जब कुछ नहीं देगा आप लोग ये केस देख के चलोगे, जब कुछ नहीं देगा आप लोग इसी केस के साथ शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन से। ठीक है, चलेगा। बात करते हैं अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण की गति। समझिएगा कि जब कभी किसी भी आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते, जैसे हमने ये भी बताया था कि जब कभी किसी आवेश को क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसमें क्या आता है, बल आता है। अब आवेश Q को आपने रखा है फील्ड के अंदर, तो बल कितना, F बराबर Q इंटू E होगा। अगर आपको बल पता है तो हम लोग निकाल पाएंगे त्वरण, A बराबर F बटा N के साथ त्वरण मिल जाएगा। त्वरण आपको मिल चुका है। अब क्योंकि आवेश का मान नियत है, यूनिफॉर्म फील्ड मतलब एक समान मेरे पास फील्ड है, तो E मेरे पास है, Q सेम, E सेम, M सेम, तो मेरे पास क्या है, कुल त्वरण आता है नियत। और जब जब त्वरण नियत आता है हम लोग आपके गतिकी की समीकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, अब तो मेरे पास 1D मोशन की बात होती है कि भाई मेरे पास क्या है, बल आएगा तो बल के हिसाब से वो आपसे प्रारंभिक वेग देख के आपसे वो अंतिम वेग निकलवा सकता है ना, या चलिए दूरी निकलवा सकता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से अपन से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको तो समझना पड़ेगा कि अगर आपको बल दे दे, ए निकाल लो, ए निकालने के बाद आपसे कुछ भी करवा सकता है। प्रारंभिक वेग देके अंतिम वेग पूछ ले, है ना, प्रारंभिक वेग देके चली गई दूरी पूछ ले, प्रारंभिक वेग और चली गई दूरी बोलकर आपसे अंतिम वेग पूछवा ले, तो कुछ भी आपसे काम करवा सकता है। ठीक है, बात करते हैं आवेशित कण की गति से किसमें, 2D मोशन। 2D में भैया एक ही हमारे पास सिंपल केस होता है सर, कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन अच्छा बन सकता है अगर चांसेस आते हैं तो, और अदरवाइज ये वाला केस, कौन सा, ये वाला। समझिएगा क्या होता है कि अगर मेरे पास मानो कि कण जा रहा है इस दिशा में और उससे लंबवत दिशा में आपने लगाया क्षेत्र, तो बल भी मेरे पास आएगा उस दिशा में, मतलब कि कण की गति है आगे की ओर, बल आया उससे लंबवत। हाँ सर, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब कभी आपका बल वेग की दिशा से लंबवत होता है वो हमेशा उससे गति की दिशा को बदलता है। अच्छा, तो गति की दिशा बदलता है, और इसके लिए डायरेक्ट याद रखना कि जो विक्षेपण होता है, मतलब अपनी वास्तविक गति की दिशा से कितना दूर चला जाए, ये चीज आपका Q बटा M के समानुपाती होता है। Q बटा M बोले तो इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट आवेश, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ऐसे देता हूँ, इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज इसको कहेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं हिंदी में विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली, चल जाएगा दोस्तों, हाँ चलेगा, ओके। और वही बात अगर बात होते हैं किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के, कि मान लो मेरे पास एक पल के लिए ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी में कितना पास है, जीरो है, खाली एक विद्युत क्षेत्र है, एक आवेश को हमने फेंका है ऊपर की ओर, तो आवेश पे बल आएगा नीचे। जब आवेश पे बल आएगा नीचे तो बल मिलेगा, बल मिलेगा तो त्वरण मिलेगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास क्या है, जी की जगह पे खाली ए आ गया है, और ए का मान मेरे पास ये वाला यूज करना है। तो वही सारे फॉर्मूले हैं, अधिकतम ऊंचाई का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था, जी की जगह पे ए आ जाएगा, रेंज में भी जी की जगह पे ए आएगा, आपका उड्डयन काल में भी जी की जगह पे कितना, ए मेरे पास यहाँ पे रख दिया जाएगा। आई होप ये बात क्लियर होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला पार्ट, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स सिंपल आपको इतना बात समझाता है कि किसी भी दी गई सरफेस से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्या बोल रहे हैं, किसी भी दी गई सरफेस से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, सतह से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, ये एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो कितना है पास, वेबर होता है, या फिर इसके फॉर्मूला के हिसाब से ई डॉट ए क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है न्यूटन प्रति गुलाम, और एरिया आता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से भी आप लोग फ्लक्स के रूप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट इसलिए ताकि इसकी मदद से आप लोग फ्लक्स का वीमी सूत्र निकाल पाओ, क्योंकि हम लोग कभी भी वेबर से इसका वीमी सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो याद रखिएगा,
फॉर्मूला के हिसाब से ये बनता है एन ई इंटू ए। तो ई का फॉर्मूला आता है एफ बटा क्यू, एफ मतलब न्यूटन, आवेश मतलब गुलाम, और एरिया किसका, मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसका यूनिट बन जाता है, जो कि वी में सूत्र निकालने में काम आपको पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें तो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला ई डॉट ए। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ई ए cos थीटा बनेगा, जहां पे जो थीटा मेरे पास होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के मध्य कोण होता है। याद रखेंगे एरिया वेक्टर हमेशा ही सतह के लंबवत बनता है, ये बात याद रखेंगे। एरिया वेक्टर हमेशा सतह के लंबवत मेरे पास बनेगा। चाहो तो मैं इसको लेता हूं कि ए वेक्टर हमेशा हमेशा सतह के हमेशा सतह के लंबवत बनता है। ठीक है दोस्तों, चलेगा? हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। अब कुछ खास बातें कि अगर मेरे पास फ्लक्स सतह में अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश मतलब किसके लिए, सब प्रवेश करना बाहर निकलना, ये बात हम लोग करते हैं बंद संरचना के लिए। हमारे पास कैसे बॉक्स तरह की संरचना है, तो जो फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं तो ऐसा जो फ्लक्स होता है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, और जो फील्ड रेखा बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं बाहर आने वाला फ्लक्स। और ये मेरे पास क्या होता है, हमेशा एक धनात्मक होता है। याद रखिए, मेरे पास प्रवेश करने वाला फ्लक्स हमेशा ऋणात्मक बनेगा और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा धनात्मक मेरे पास बनेगा। और गाउस का नियम, गाउस का नियम मेरे लिए इसलिए काम आता है फ्लक्स निकालने का। गाउस का नियम क्या बोलता है कि किसी भी बंद सतह के अंदर रखा कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना जो होता है वही उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स बनता है। मतलब कि जब आपका आवेश बंद सतह के अंदर रहेगा तभी उससे कुल फ्लक्स आएगा, वरना नहीं आएगा। क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ उसे बंद सतह के लिए काम करता है। ओके, अब गाउस का नियम का एक स्पेशल केस मतलब जो अपने पास एग्जाम में कई बार दिखा भी गया है और बहुत कॉमन एग्जांपल होता है कि अगर एक घन ले लिया जाए और घन के अलग अलग बिंदुओं पे हम लोग क्या है आवेश को रखते हैं कि मान लो सेंटर पे रखा, या किसी सतह के बीच में रखा, या किसी भुजा के बीच में रखा, या किसी किनारे पे रखा। तो ऐसी अवस्थाओं में इनसे गुजरने वाले फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे लिखे, मुझे याद रखना है। केंद्र पे रखोगे तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, अगर सतह के केंद्र पे रखोगे तो सिर्फ इस केस में क्या होता है, आपका आधा आवेश घन के अंदर आता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये बन जाता है। ठीक है, तो जहां पे लिखना कि इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका ये होता है कि अंदर जो आपका आवेश है वो कुल आवेश का आधा मेरे पास होता है। वही कहानी अगर यहाँ बात करें कि अगर आपका आवेश किसी भुजा के केंद्र पे है तो अंदर आवेश सिर्फ 1/4 आता है, और अगर आपका आवेश किसी किनारे पे रखा जाए एकदम कॉर्नर पे तो ऐसी अवस्था में जो अंदर आवेश है वो कितना, सिर्फ 1/8 हिस्सा आता है। और उसी के आधार पे इस फॉर्मूला के हिसाब से इनके फ्लक्स यहाँ पे लिखे हुए जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चल जाएगा। ओके, अब गाउसीय सतह से जुड़े हुए कुछ खास बातें हैं कि गाउसीय नियम का, गाउस के नियम का इस्तेमाल करके हम लोग क्या ना अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मतलब कि देखो फ्लक्स का एक फॉर्मूला मेरे पास ये है और एक फॉर्मूला मेरे पास ये है। अगर एक वेरिएबल सरफेस में से लिखा जाए फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उन दोनों को मिला के भैया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का जो समाकलन है ये आप लोग कह पाओगे क्यू एन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसके हिसाब से अगर फ्लक्स की बात करें तो इसका यूज करते हो आप लोग अलग अलग आवेश वितरण के लिए क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। अलग अलग आवेश वितरण के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बंद सतह मानना पड़ता है। तो जो बंद सतह हम लोग अज्यूम करते हैं, मानते हैं, वो आपको यहाँ बता रखा है, उसके में कुछ नियम है। तो गाउसीय सतह जो होती है उससे गुजरने वाला फ्लक्स सतह के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि डिपेंड नहीं करता है कि आपने बंद संरचना गोल लिया है ना, डिपेंड नहीं करता कि बंद संरचना गोल है या त्रिकोणाकार है या मेरे पास पूरा बॉक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आकार आकृति कैसा भी ले सकते हो, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो, हर एक से हम लोग गाउस का नियम लगा के फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स आपका ली गई सतह के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा, बात करें सतह के भीतर आवेश की स्थिति से सतह से गुजरना वाला फ्लक्स प्रभावित नहीं होता है। कि मानो मेरे पास कोई सरफेस है, अब इस सरफेस के अंदर आपका आवेश कहाँ रखा फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप आवेश रखो सेंटर पे या यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, कहीं पर भी रखो आवेश, आपका आवेश इस गोले के अंदर कहीं भी रखा जा सकता है तो भी मेरे पास गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमेशा सेम आएगा। आवेश अंदर कहीं पर भी रखा जा सकता है तो अंदर है ना, भीतर की स्थिति से आपका फ्लक्स प्रभावित नहीं होता है। ठीक, चलेगा। बात करें
गाउसीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सभी आवेशों की वजह से होता है। अब ये खास पॉइंट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि मानो मेरे पास क्या कुछ संरचना है, कि मानो मेरे पास क्या कुछ संरचना कुछ इस तरह से मान लिया जाए संरचना। अब इसके लिए आवेश मेरे पास कुछ आवेश अंदर भी हो सकता है, देखिएगा इसके लिए क्या है, हो सकता है कि कुछ आवेश अंदर हो, कुछ आवेश बाहर हो, और मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड निकालना है। तो याद रखिए कि अगर किसी भी बिंदु पे हम लोग गाउस का नियम इस्तेमाल करते हुए फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये जो फील्ड है सभी आवेशों की वजह से होगा, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो। ठीक है, मेरे पास क्या है, आपका आने वाला कुल विद्युत क्षेत्र हमेशा सभी आवेशों की वजह से होगा, चाहे वो अंदर चाहे बाहर। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक खास पार्ट है विद्युत विभव। विद्युत विभव बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, हालांकि इतना टफ है नहीं, बहुत आसान चीज है, ध्यान से जरा इसको सुनेंगे। विद्युत विभव, सर विद्युत विभव क्या बोलता है, ये दिखाता है इनडायरेक्टली कार्य को, और किसके लिए, इकाई आवेश। क्या बोलता है कि अनंत से, कि मानो मेरे पास कोई आवेश हो, समझना कि मानो मेरे पास क्या कोई आपका सोर्स आवेश, मेन आवेश, इसके आसपास इसका विद्युत क्षेत्र होगा। अब अनंत से किसी आवेश को लेके आए हैं किसी बिंदु P तक, यहां से R दूरी पर, तो परिभाषा इसी के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि अनंत से किसी आवेश को बिंदु P तक लेके आने में जो कार्य होता है वो बनता है विद्युत विभव। लेकिन कुछ खास बात है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ खास बात है सर। क्या, एक, ये जो कार्य होता है वो इकाई आवेश के लिए होता है। दूसरा, बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लाना होता है। ओके, तब जाके उस बिंदु पे जो कार्य बनता है वो उसका विभव कहलाता है। ठीक है, तो इकाई आवेश के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू का भाग देते हैं। इकाई आवेश के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस आवेश को आप लोग लेके आए हो उस आवेश के यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक है, और जो कुल कार्य है बाह्य वाला कार्य बटे आवेश क्यू, ये बन जाता है। अब मैं ध्यान देंगे, ये मेरे पास है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे लिखा मैंने, लिखा नहीं लिखा है, मैंने लिखा था। जो आपका विभव होता है ये आपका एक अदिश राशि होता है, एक स्केलर क्वांटिटी मेरे पास होता है, और इसकी जो होती है यूनिट वो लिखी जाती है भैया वोल्ट। वोल्ट ये इसका एसआई यूनिट होता है, लेकिन इसकी विमा निकालने के लिए इस फॉर्मूला के हिसाब से वर्क होता है भाई जूल में, और आवेश आता है कूलम में। तो जूल प्रति कूलम से आप इसकी विमा निकाल पाओगे। ठीक है दोस्त, चलेगा। हाँ सर, बात करें सेम तरह पास क्या होता है विभवांतर। ध्यान देगा, विभव में क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक लेके मेरे पास आया था। विभवांतर में क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब ए से लेकर बी तक जा रहे हैं और उसके लिए जो कार्य होता है वो बनता है विभवांतर। अच्छा, तो क्षेत्र के अंदर ही इकाई आवेश को अगेन एक बिंदु से अन्य तक ले जाने में जो कार्य होता है वो बनता है उस बिंदु का विभवांतर। चलेगा, ओके। तो वी बी ए मेरे पास क्या है, दो बिंदु बनने का विभवांतर वीबी माइनस वी ए, कुल कार्य बटा इकाई आवेश। अब इसको यहां ले जाओगे तो फॉर्मूला बन जाता है कार्य का, Q इंटू वीबी माइनस वी। अब क्योंकि हमने एक बात कहा है कि गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन कितना है, जीरो है। हमने क्या कहा है कि गतिज ऊर्जा में कुल परिवर्तन दोस्तों कितना है, जीरो है। गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन जीरो होगा मतलब कि कुल कार्य होता है जीरो, कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से। तो यहाँ क्या होता है, आपका कुल कार्य जीरो, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स, जो बाह्य बल कार्य करता है, और जो आपका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य करता है, दोनों का परिमाण समान होता है, लेकिन नेचर आता है उल्टा। मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा अपने आप माइनस मेरे पास आएगा। ठीक, तो आपके बाह्य बल का कार्य क्या बोलते हैं, Q इंटू वीबी माइनस वी। क्या देंगे, बी का मतलब है फाइनल और ए का मतलब है इनिशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पास जो कार्य होता है वो प्रारंभिक विभव माइनस अंतिम विभव वी ए माइनस वीबी होगा, जो कि इसका बिल्कुल मेरे पास होता है उल्टा। ये बात थोड़ा अपने याद रखना पड़ेगा। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अलग अलग तरह के आवेश वितरण के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विद्युत विभव की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बटा छोटा होता है। देख पाओगे कि मेरे पास फिर से ई समानुपाती है 1 बटा आर के, तो अगेन मेरे पास जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, अति परवलय। तो ई का आर के साथ जो ग्राफ बनता है वो फिर से मेरे पास क्या बनेगा दोस्त, अति परवलय टाइप का बनता है। ठीक, अब सतत रेखीय गलत बोल रहा हूँ, सतत आवेश वितरण के लिए हमारे पास क्या है, हमें पहले एक फॉर्मूला पता है। तो कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युत विभव के साथ में। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र का आपस में संबंध होता है। बी पता हो, ई निकालना हो, तो हम करते हैं भैया क्या, डिफरेंशिएशन। तो ई बराबर कितना, माइनस डीवी अपॉन डी आर। कब, जब आपको वी दे रखा है आर के पदों में तो ई होता है डी बटा डी आर। अगर आपको वी दे दिया एक्स वाई जेड के पदों में तो हम लोग करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबको पता है पार्शियल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ अवकलन तो सिर्फ एक्स वेरिएबल होगा, बाकी सब नियतांक होगा।
y के सापेक्ष करूंगा तो y वेरिएबल बाकी सब नियतांक, z के सापेक्ष करूंगा तो z वेरिएबल बाकी सब नियतांक मेरे पास होता है। तो v पता है, e निकालना, करते हैं अवकलन 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 अवकलन। ठीक, उल्टा कैसे कि मतलब आपको e दे रखा है और आपको v निकालना, तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसमें ये चीज यहाँ पे आती है और इंटीग्रेट करते हैं। तो dv बराबर माइनस का e डॉट dr, डेल्टा v अगर आपको दे रखा है एक्स वाई जेड पदों में तो ex dx ey dy ez dz, तो जैसे दे रखा है उस हिसाब से हम इसका समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं से हमसे क्या है ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ ले जाए, अगर ऐसा ग्राफ की बात करता है तो ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि अवकलन का मतलब होता है वो स्लोप, तो माइनस को ऐसा ऐसा लिखेंगे और अवकलन बनेगा स्लोप, तो माइनस वी आर ग्राफ का स्लोप ये दिखाता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को। वहीं अगर बात करें हमारे पास समाकलन, तो डेल्टा वी जो है वो क्या बनता है विभवांतर, माइनस ई डॉट डी आर का समाकलन बनता है एरिया, तो माइनस ऐसा का ऐसा और इंटीग्रेशन बनता है एरिया, तो माइनस ई आर ग्राफ का जो एरिया होता है वो विभवांतर को दर्शाता है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, सर क्या होता है, सिंपल दो आवेशों का सिस्टम होता है, सिंपल दो आवेशों का सिस्टम होता है जिसमें एक आवेश आपका होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, इनके मध्य में दूरी बहुत छोटी होती है। इस छोटे से निकाय को, इस छोटे से सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश का जो निकाय होता है उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बात करते हैं डाइपोल। अब डाइपोल मेरे पास मतलब एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है मतलब इससे कोई दिशा होगा, तो दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की और इसकी होती है दिशा, इसकी डाइपोल मोमेंट की। सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है उस डाइपोल की ताकत को दिखाता है, मतलब इस युग्म की, इस सिस्टम की ताकत को दिखाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वो फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है Q इंटू आर, क्यू बोला तो किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य का दूरी, आवेश का परिमाण उनके मध्य का दूरी। हाँ ठीक है, अब ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, विद्युत विभव निकालते हैं, जिसके फॉर्मूले हमें डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। सुनते हैं कि मान मेरे पास एक रखा आपको डाइपोल, ठीक है, मानो भैया मेरे पास क्या डाइपोल भैया ये रहा डाइपोल, सुनेंगे डाइपोल मेरे पास रखा ये पी, आप लोग देख पा रहे होंगे डाइपोल दे रखा है ऐसा कौन सा, ये पी डाइपोल। अब मुझे इसकी अक्ष पे मान लो कि सेंटर से कुछ दूरी आर पर ये कोई बिंदु है, कोई बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ सेंटर से आर दूरी पे कोई बिंदु मेरे पास होगा, देखो 40 करते हैं इसको, देखो ये है मेरे पास बिंदु पी जो कि यहाँ से कितना छोटू आर की दूरी पर, तो छोटू आर दूरी पे मेरे पास जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहली बात ध्यान रखने वाली सर, जो आपके डाइपोल मोमेंट की दिशा है पी का, उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो फॉर्मूला कितना होगा 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक, अगर बिंदु से मेरे पास का निरक्ष पर है, निरक्ष का मतलब क्या है, बिंदु मेरे पास इस डाइपोल की लंबाई के लंबवत यहाँ पे, लंबाई के लंबवत यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस बिंदु पे जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस बिंदु पे जो भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इस मेन डाइपोल मोमेंट से विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है माइनस आता है, तो E इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। अब अगर मेरे पास कोई अन्य बिंदु है जो कि ना तो अक्ष पर है ना ही निरक्ष पर है, तो वही जनरल पॉइंट है। तो जनरल पॉइंट की बात किया जाए कि मान लो मेरे पास यहाँ से ये बिंदु ऐसे है, ठीक है, जो कि आपके डायपोल के साथ किसी कोण थीटा पर है, देख पा रहे हो थीटा कोण पे, हाँ सर। तो ऐसे सिस्टम के लिए क्या है, आप लोग इस करते हो घटक पी कॉस थीटा पी साइन थीटा सॉल्व करते हैं तो मेरे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं, एक आपकी लाइन के साथ साथ एक उसके लंबवत, ये E1 ये E2 जो फॉर्मूला पास निकलेंगे यहाँ से। भाई तो एक बार जरा इनके घटक दिखा दो, देखो अगर P का घटक करता हूँ थीटा के साथ साथ में, अगर P का घटक किया जाए थीटा के साथ साथ में, ये मेरे पास आता है P cos थीटा, और अगर उसी P का घटक इसके लंबवत किया जाए यहाँ कहीं, तो वो मेरे पास कितना आता है P sin थीटा। तो इन दो घटकों की वजह से अगर बात किया जाए, ये क्या है मेरे पास, इसके लिए ये बिंदु बनेगा अक्ष पे, तो जो दिशा इसका है वही दिशा E1 का आएगा, इसके लिए बनता है निरक्ष, तो जो दिशा तुम्हारा उससे बिल्कुल उल्टा E2 आता है। फॉर्मूले मेरे पास यही है, तो अक्ष के लिए 2kp r क्यूब 2kp r क्यूब, निरक्ष के लिए kp बाय r क्यूब kp बाय r क्यूब। अब क्योंकि दोनों आपस में लंबवत होते हैं, दोनों आपस में लंबवत हैं, तो नेट फील्ड जो होता है वो निकालते हैं हम लोग उनका परिणामी, मतलब E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। जब ये करते हैं तो आपको क्या, आपको फॉर्मूला मिल जाता है भाई कौन सा, ये वाला kp बाय r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, और परिणामी वेक्टर के जो E1 के साथ दिशा होगा कोण अल्फा
वो निकालते हैं इससे tan थीटा बटा 2, tan थीटा बटा 2। सेम तरह से डायपोल के लिए हमारे पास क्या होता है, विद्युत विभव भी निकाल सकते हैं। एक्सियल पॉइंट के लिए kp बाय आर स्क्वायर होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल मतलब कि जो आपका वही निरक्षीय, ठीक है। और किसी कोण थीटा के लिए kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कहानी ये है कि अगर हम लोग अपने डायपोल को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें, अगर हम लोग अपने डायपोल को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या होगा। पहली बात, अगर मेरे पास किसी आवेश को रखने से बल आता है, यस सर, तो धनात्मक आवेश पे क्षेत्र के साथ बल आता है, ऋणात्मक आवेश पे क्षेत्र से उल्टा बल आता है। तो देख पाओगे कि दोनों पे लगने वाला बल एक आवेश पर तो है आगे Q इंटू ई और एक आवेश पर है पीछे। जब दो समान परिमाण के बल एक दूसरे से विपरीत है तो इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम पे आपका नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 रहता है। लेकिन अगर देख पाए सर, दोनों बल रेखाओं की, दोनों बलों की जो रेखा है, इसकी और इसकी जो रेखा है वो आपस में थोड़ा दूर दूर है, तो इनको हम लोग बोलते हैं कपल फोर्सेस। कपल फोर्स करते हैं सिस्टम में रोटेशन लाते हैं, टॉर्क लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो पी साइन थीटा। पीई साइन मतलब वेक्टर हमारे पी क्रॉस ई बनता है, और जो आपका पी वेक्टर होगा, जो आपका पी वेक्टर होगा, भैया ध्यान देंगे, पी वेक्टर आपका माइनस से प्लस की तरफ ये बनता है पी वेक्टर। तो पी वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे की ओर है और थीटा इनके बीच का कोण ये बनता है। तो इसको ध्यान देंगे। हमारे पास क्या गया, ये तो हुआ फॉर्मूला टॉर्क का। अब सिस्टम के अंदर रखा है बल, रखा है बल, रखा है तो कार्य भी होता है, जहां कार्य होता है वहां पे आपकी आती है ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। माइनस पीई कॉस थीटा सदिश रूप बनता है माइनस का पी डॉट ई। तो टॉर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो टॉर्क भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है। अब अगर अलग अलग कोण के लिए बात की जाए, अगर थीटा कोण कितना मेरे पास 0 रखते हैं, तो 0 डिग्री कोण के लिए टॉर्क कितना 0 आता है। तो बल तो पहले 0 था, टॉर्क भी 0 हो गया, ये बनता है इक्विलिब्रियम, बोले तो साम्य अवस्था। और जहां पे क्या ऊर्जा आपको न्यूनतम प्राप्त हो रही है, और जहां न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो उसको बोलते हैं हम लोग आपका स्थायी साम्य अवस्था। तो चाहो तो यहां पर देता हूं इसको, स्थायी साम्य अवस्था इसको कहते हैं। सेम तरह से अगर वस्तु को हम लोग कहां पर रख दें कि थीटा 180 डिग्री, मतलब क्या है कि आपका जो डाइपोल का मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या टॉर्क आता फिर से 0 है, लेकिन ऊर्जा मिलती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको दिखाता अस्थायी साम्य अवस्था। तो अस्थायी साम्य अवस्था को ये प्रदर्शित करता है। चल जाएगा, हाँ सर। सेम तरह से अगर थीटा कितना 90 डिग्री होता है तो ऐसी अवस्था में टॉर्क आता है सबसे ज्यादा और ऊर्जा होती है 0, ठीक है, चलेगा, ओके। अब डायपोल को घुमाने का कार्य वे समझते हैं कि बाह्य बल का कार्य जो होता है वो हमेशा U2 माइनस U1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से। तो W एक्सटर्नल बाह्य बल का कार्य डेल्टा U होता है। जब यहां से, जब इस फॉर्मूला से U का वैल्यू रखते हो तो वो फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास कितना, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है, चल जाएगा, फॉर्मूला बनेगा। इलेक्ट्रिक का कार्य U1 माइनस U2, या बोले इसका बिल्कुल उल्टा माइनस के साथ, तो वही फॉर्मूला यहां बन जाता है, डायरेक्टली आपको याद रखने का, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का और विद्युत विभव का आपस में संबंध पढ़ लिया है। संबंध पढ़ लिया है तो अलग अलग तरह के आवेश वितरण के लिए हम लोग क्या विद्युत विभव बता सकते हैं। अगर ठोस गोले का आवेश वितरण है तो बाहर वाले बिंदु के लिए वो कितना चल रहा है, ठीक है। तो बाहर वाले बिंदु के पास जो विद्युत विभव आता है के क्यू बड़ा छोटू आर बनेगा, ठीक सर। बाहर वाला पॉइंट, अगर बिंदु मेरे पास कहाँ है सरफेस पर, तो उसका फॉर्मूला कितना के क्यू अपॉन कैपिटल आर बनता है। अब थोड़ा बड़ा फॉर्मूला अंदर वाले पे, थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला पर याद रखना पड़ेगा, के क्यू अपॉन 2r क्यू 3r स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें स्मॉल आर को रख दें 0 तो कितना, स्मॉल आर रखोगे 0, आर स्क्वायर से काटोगे इसको तो के क्यू अपॉन आर इंटू 3/2, ये बनता है कहाँ के लिए, सेंटर के लिए। तो सेंटर के लिए विद्युत विभव आपको मिल गया। जब ये सारी बातों हम लोग दिखाते हैं ग्राफ में, तो सेंटर मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो शुरुआत में विभव सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे बाहर निकलते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ आते हैं, विभव मेरे पास लगातार कम होता है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है। तो ग्राफ का नेचर कैसा है, शुरुआत में क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। शुरुआत में क्या आपका v समानुपाती है आर स्क्वायर, तो जब 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2 होता है, ग्राफ बनता है आपका कौन सा, परवलय, ठीक है। तो शुरुआत में जो ग्राफ बनता है उसका नेचर मेरे पास होगा परवलय, लेकिन जो बाद में ग्राफ है वो v समानुपाती 1/r है, मतलब कि अति परवलय।
तो इस बात पर ध्यान देंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्राफ बन रहा है, इस जगह पर अति परवलय टाइप का ये ग्राफ मेरे पास बन जाता है। ठीक है, चल जाएगा। हाँ सर, चलो सेम कहानी का बात करें किसके, खोखले गोले की। खोखले गोले के मेरे पास क्या होता है, अंदर का विद्युत विभव तो सेम फॉर्मूला है, सरफेस के लिए भी सेम होता है, लेकिन जिसकी बात करें अंदर की, अब देखो हम जानते हैं कि खोखले गोले के अंदर जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र होता है 0। हम जानते हैं कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। अगर अंदर क्षेत्र 0 होगा मतलब कि अंदर आने के लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता, तो जो विभव सरफेस का होता है वही अंदर के लिए हो सकता है। कार्य से मतलब है, हमने बोला यही है कि विभव का मतलब होता है कार्य, आवेश को लेके आना है कार्य। तो जो काम सरफेस तक लाने में होता है वही अंदर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि अंदर आने में कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होता है, तो जो सरफेस का कार्य है वही अंदर वाले कार्य। तो अंदर के सारे बिंदुओं में विभव आपका सेम aq/r, और बाहर फिर वही आपका अति प्रबल रूप से कम होता चला जाता है। ठीक है, अभी चैप्टर का काफी आखिरी पार्ट आ चुका है, समविभव प्रश्न। समविभव प्रश्न मतलब कि ऐसा प्रश्न जहां पर विभव समान होता है। तो ऐसा कोई भी सरफेस जहां पर विभव आपका समान होता है समविभव प्रश्न कहलाता है। ठीक है, समविभव प्रश्न जो होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत बनता है। ये बात याद रखने की है कि समविभव प्रश्न, पहली बात तो मैंने कहा कि एक समान विभव से वाली सरफेस होता है। दूसरा, इनका जो समविभव मेरे पास होता है वो हमेशा विद्युत बल रेखाओं के समवत होता है, विद्युत बल रेखाओं के लंबवत मेरे पास होता है। देखो बस अगर दिखा दूं, देखो कि अगर मेरे पास ऐसा विद्युत क्षेत्र है तो आपकी बल रेखाएं इससे बोल रहा हूँ, ये आपका जो अगर विद्युत बल रेखाएं हैं तो समविभव पृष्ठ हमेशा इनके लंबवत लंबवत लंबवत, मतलब ये हमेशा 90 डिग्री कोण रहेगा ऑलवेज। याद रखिए मेरे पास अगर ये लाइन है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हर बार कितना 90 डिग्री कोण पर ही रहेगा। ठीक सर, आगे बात करें, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। सर क्यों? जिस प्रकार से दो फील्ड एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, अगली बात करें, अगला हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। याद रखिए मेरे पास विद्युत क्षेत्र हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कैसे पता? हमने एक रिलेशन पढ़ा था, कौन सा, E बराबर माइनस का dv बटा दिया। E इज इक्वल टू माइनस का dv बटा दिया। ये आपको यही दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में विभव हमेशा घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या होता है, विभव हमेशा मेरे पास घटता चला जाता है। मतलब कि फील्ड हमेशा एक हाई पोटेंशियल से लो की तरफ ही हमेशा जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी याद रखने का। जैसे अपन बात करें इस ग्राफ की, इसमें देखो सर फील्ड कहाँ है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो गारंटी यहाँ पे विभव ज्यादा होगा, यहाँ विभव कम होगा। तो V1 ज्यादा है V2 से, फिर देखो ज्यादा फिर कम फिर कम, क्योंकि आगे क्षेत्र बढ़ रहा है। और ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिसाइड करते हैं कि बल है कितना पास पास है। यहाँ पे व्हाइट वाली बल रेखा है पास पास तो क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, बल रेखा दूर दूर है तो क्षेत्र की तीव्रता बस कम हो जाता है। सेम कहानी में यहाँ बता रखा है, क्षेत्र की दिशा में विभव हमेशा घटता चला जाता है, घट रहा है। यस सर, सेम कहानी इसमें भी होगा। जी सर। अब आवेश का पुनर्वितरण, कि मान लो मेरे पास क्या दो चालक गोले हैं, एक पे आवेश Q1 है, एक पे आवेश Q2 है, त्रिज्या R1 है और R2 है। अगर मैं इनको किसी चालक तार से जोड़ दूं तो इनमें क्या होता है, आवेश का होता है पुनर्वितरण। और कब तक? जब तक दोनों पर विभव क्या समान ना हो जाए। तो इनके ऊपर जो भी अंतिम आवेश Q1 डैश और Q2 डैश मेरे पास आता है वो हमेशा इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में आएगा, वो हमेशा इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में आएगा। मतलब कि तुम्हारे पास अंतिम आवेश Q1 डैश, तुम्हारे पास अंतिम आवेश Q2 डैश, अब इनका अनुपात आपको क्या है, त्रिज्या के अनुपात में मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए तुम्हारा अनुपात डन, अनुपातों का योग डन इनटू टोटल आवेश, टोटल मतलब Q1 प्लस Q2। सेम तो अगर मुझे Q2 डैश निकालना तो तुम्हारा अनुपात R2, अनुपातों का योग R1 प्लस R2 इंटू टोटल आवेश चलेगा। अगर आपसे पूछे कि ऐसे सिस्टम में इन पे जो अंतिम आवेश घनत्व होगा वो त्रिज्याओं के उल्टे अनुपात में होता है। ठीक है, इन पे जो आवेश घनत्व मेरे पास आता है वो त्रिज्याओं के उल्टे अनुपात में देखने को मिल जाता है। चल जाएगा? हाँ जी सर। आगे बात करें, हमारे पास क्या है कि n छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो हमारे पास बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी वाले का n की पावर 1/3 गुना होता है। n क्या है, बूंदों की संख्या, और इनके मिलने से जो मेरे पास बड़ी बूंद बनता है उसका कुल विद्युत विभव हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से। n की पावर 2/3 गुना ज्यादा होता है छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद का विद्युत विभव। ठीक, बात करें हमारे पास कौन सा, स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा से यहाँ से एग्जाम में काफी क्वेश्चन बन जाते हैं और जनरली काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाँ हमें सारी वैरायटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो आवेश पे बल आता है, और जहां बल होता है वहां पे ऊर्जा भी जरूर बन जाती है। तो हम कहते हैं कि ऐसे सिस्टम की ऊर्जा जो क्षेत्र में रखा होता है तो Q इंटू उस बिंदु का बनता विभव, मतलब कि पॉइंट ए का, अगर पॉइंट ए पे रखा है तो यहाँ पे कुछ विभव होगा, तो वहां पे रखा आवेश इंटू इस बिंदु का विभव। सेम तरह से पॉइंट बी है, वहां पे रखा आवेश पे, वहां पे रखा बिंदु का विभव इंटू आवेश। ऐसे हम लोग उस बिंदु पर रखे किसी भी आवेश की ऊर्जा निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है इस पार्ट से। दो आवेश निकाय, दो आवेशों का निकाय है और ऐसे सिस्टम की ऊर्जा निकालते हैं के Q1 Q2 बटा आर के साथ। ठीक है, अगर मेरे पास दो से अधिक आवेश होते हैं तो हम बनाते हैं जोड़ियां, और जोड़ियों की संख्या मेरे पास क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन बटा दो मेरे पास ऐसा होता है। ठीक है, चलेगा दोस्त? हाँ जी सर। अब अगर मेरे पास क्या है, तो अगर दो से अधिक मेरे पास चार्ज है तो हमें बनानी पड़ती है जोड़ियां। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास तीन आवेश है तो हम जोड़ी बनाएंगे एक और दो की, फिर बनाएंगे जोड़ी दो और तीन की, फिर बनाएंगे जोड़ी एक और तीन की। तो ऐसे अलग अलग जोड़ियां बनाकर सभी के लिए हम यूज करेंगे के Q1 Q2 बटा उनके मध्य का दूरी। ओके, और इनके लिए भी वही कार्य आपसे पूछ सकता है कि कार्य इनको बीच की दूरी बढ़ाना है या कम करना है, किसी आवेश को चलाना है या रोकना है। ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग हमेशा कुल कारण कैसे निकालेंगे, U2 माइनस U1, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कार्य कितना, U1 माइनस U2। सम विभव पृष्ठ पे आवेश को चलाने में कार्य कितना, 0 होता है। सर क्यों? सम विभव पृष्ठ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सम विभव पृष्ठ मतलब जहां पे आपका कुल विभव कितना है, सेम, कुल विभव बस कितना है, सेम है। तो सभी बिंदुओं का अगर मेरे पास विद्युत विभव सेम होगा तो बाह्य बल का जो कार्य है वो Q V2 माइनस V1 इसके हिसाब से कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखने वाला है। ठीक है, हाँ। अब इस चैप्टर में मेरे पास क्या आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट मेरे पास क्या, विद्युत क्षेत्र में चालक पदार्थ। जब कभी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी चालक पदार्थ को रखा जाता है, अब चालक पदार्थ के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो जब कभी विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं, क्षेत्र से विपरीत दिशा में बल आता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पीछे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और सारा धनात्मक आवेश आपका आगे की ओर इकट्ठा हो जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्लस आवेश से उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र और वो जाता है माइनस की तरफ। तो प्लस से उत्पन्न होता है माइनस पे खत्म होता है, प्लस से उत्पन्न होता है माइनस पे खत्म होता है। तो ऐसे अंदर की ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अंदर ई इन। अब अगर आप लोग देख पाओगे, अंदर उत्पन्न हुआ क्षेत्र, अंदर उत्पन्न हुआ क्षेत्र ये, और बाहर वाला क्षेत्र, दोनों के तीर क्या है, एक दूसरे से होते हैं विपरीत। अब दोनों का तीर एक दूसरे से विपरीत मतलब दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसल। तो क्या होता है कि अंदर का क्षेत्र बाहर वाले क्षेत्र के परिमाण के समान होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम या बोले चालक के अंदर कुल क्षेत्र हमेशा 0 ही बनता है। हमने पहले भी कहा था कि चालक के अंदर कुल क्षेत्र 0 आता है तो वहां पे कोई भी कभी बल रेखा नहीं दिखाई जाती। ठीक, सेम तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे चालक के लिए कुचालक पदार्थ हो, अब कुचालक पदार्थ मतलब जिनके अंदर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर। पोलर मतलब कि ऐसे अवयव होते हैं जिनके पास क्या होता है, पोल बनते हैं, मतलब कि उनमें जो सहसंयोजक बंध बनता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो उनका साझा होता है, वो इलेक्ट्रॉन का जो साझा इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक तरफ शिफ्टेड होता है। कुछ सिंपल एग्जांपल ना, कि मानो मेरे पास H2 है तो H और H है, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन साझा हुआ होगा बिल्कुल बीच में रहता है, तो भाई किसी एक की तरफ झुकाव नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर संरचना। लेकिन मान लो कि HCl है, हम जानते हैं कि इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उस पर क्लोरीन का अट्रैक्शन होता है ज्यादा, तो ये एक तरफ शिफ्टिंग हो जाती है, तो जहां शिफ्ट हो जाता है वो बन जाता है आपका नेगेटिव साइड, ये बन जाता है धनात्मक साइड, और इनको बोलते हैं पोलर संरचना। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम होते हैं। तो अगर बात करें पोलर संरचना की, पोलर कुचालक पदार्थ की, तो सामान्य अवस्था में क्या होता है, इनके जितने भी पोल्स होते हैं वो डायपोल की तरह काम करते हैं और वो सिस्टम के अंदर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई ऐसे रखा है, कोई यहाँ, कोई ऐसे, कोई ऐसे। ठीक है, तो ये बात भी कहानी कब की है मेरे पास, पहले, जब इन पे कोई क्षेत्र नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही क्षेत्र लगा दिया जाए, जैसे ही क्षेत्र लगा दिया जाता है, हम जानते हैं कि क्षेत्र लगाने पर हमारे डायपोल पर आता है बल। हम लिख रखा है, कहाँ गया, ये रहा। डायपोल पे मेरे पास क्या था, टॉर्क आता है, कहाँ गया, टॉर्क 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 टॉर्क, ये रहा मेरे पास क्या, जब कभी हमने किसी डायपोल को रखा विद्युत क्षेत्र के अंदर तो उस पर क्या है, टॉर्क है। अब खास बात, हम जानते हैं कि हर एक सिस्टम हमेशा स्थायी साम्यावस्था रखना चाहता है,
मतलब कि जो आपका टॉर्क है वो हमेशा इस स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा। टॉर्क हमेशा हमेशा पी वेक्टर को ई वेक्टर के समांतर समांतर करना चाहता है। तो हमेशा उसका टॉर्क इसी प्रकार से होगा कि आपका पी वेक्टर ई के समांतर हो जाए, ऐसा उसकी कोशिश रहता है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि अगर मेरे पास पोलर सिस्टम था, पोलर सिस्टम पे जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, सारे के सारे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अलाइन हो गए। यस सर, सारे एक साथ हो गए। जब सारे एक साथ हो गए हैं तो ये बाद की कंडीशन आती ही हुई है। बाद की मतलब इनिशियल कंडीशन, ठीक है, बाद में। तो भाई पहले तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन फील्ड लगाने से अब सब के सब क्या एक दिशा में क्या होते हैं, सेट हो जाते हैं। अब समझो, हर एक डायपोल प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस अपना अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है। सर जी हाँ, मतलब कि सिस्टम के अंदर भी अपना एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन चालक की तरह ये आपस में कैंसिल नहीं हो पाते। जैसे मेरे पास हुआ ना कि चालक के अंदर जो आपका क्षेत्र उत्पन्न हुआ ई, यानी वो बाहर वाले से पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह कैंसिल नहीं हो पाता है। कैंसिल नहीं हो पाते हैं तो जो कुल फील्ड होता है वो पहले की तुलना में थोड़ा आपको कम देखने को मिलता है, खत्म नहीं हो पाता। तो क्या बोल रहे हैं, तो इस बार जो मेरे पास नेट फील्ड होता है वो बाहर वाले फील्ड माइनस अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो आता है। जीरो नहीं होता, लेकिन पहले से कुछ कम आता है। सेम कहानी मेरे पास किसमें होता है, सेम टू सेम कहानी मेरे पास किसमें, नॉन पोलर में भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से प्लस टेबल आता है आगे, माइनस से पीछे, तो ये भी एक तरह से बन जाता है डाइपोल। इनका भी अपना अपना क्षेत्र और वो इससे उल्टा ही होता है, तो इसके लिए भी सेम टू सेम मेरे पास फील्ड पहले से ज्यादा कम आता है। लास्ट एक स्पेशल तरह का मेरे पास सवाल होता है। तो जी हाँ, इसमें क्या होता है, मेरे पास दो या दो से अधिक प्लेट आपस में समांतर रखी होती है। इन पे अपने अपने कुछ आवेश होते हैं। अब क्योंकि ये चालक है तो चालक पे क्या होता है, आवेश चल फिर सकता है। तो इनमें क्या होता है, आवेश का होता है पुनर्वितरण। तो आवेश का पुनर्वितरण में कैसे होगा, भाई ये सारे आवेशों को जोड़ना है, बटे में करना है 2, तो सबको जोड़ा, क्यों मिल गया, बटे में किया 2, वही आवेश आखिर में इन दो पे आता है, बिल्कुल लास्ट में। एंड की जो प्लेट होती है भैया वो वहां पे Q/2 मिलेगा, Q/2 मिलेगा, और जो बचे हुए आवेश है वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, सिंपल सी कहानी समझो कि भैया कुल आवेश में से इसको घटाओ तो यहाँ का आवेश मिल जाता है, कुल आवेश में से इसको घटाओ तो यहाँ का आवेश मिल जाता है। अब यहाँ पे जो भी मेरे पास आवेश आया, फॉर एग्जांपल Q आया है, तो ये उतना ही नेगेटिव साइड का या विपरीत तरह का अट्रैक्ट कर लेता है ना। समझे, क्या बात, जो भी आवेश यहाँ पे बना होगा Q, बिल्कुल उसका उल्टा तरह का आवेश यहाँ पे आ जाता है। तो मान लो कि अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे जब आपको यहाँ आवेश मिल जाएगा तो कुल आवेश में से उसको घटाओगे, यहाँ का आवेश मिल जाएगा। हाँ सर, तो ऐसे इन पे कुल आवेश आप लोग निकाल सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास होता है क्या बोलते हैं ना अपने इलेक्ट्रोस्टैट का। इलेक्ट्रोस्टैट का माइंड मैप होता है खत्म। इसका जो अगला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, सर कौन सा, आपका संधारित्र कैपेसिटर। ये आपका होगा अगला टॉपिक, लेकिन आज की कहानी को हम लोग करेंगे यहीं का समाप्त। आई होप सभी को सारी बातें इसमें एकदम एकदम क्लियर रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।